Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter of civics, chapter number 3, the government. Before starting the chapter, let's read some key points that we will further study in this chapter. First, what is a government and why we need it? Second one, the government at 3 levels. And third one is about the different forms of government. Students, as you all know, wherever we go, we have to follow some rules and regulations. Let's take an example of school. When you come to school, you have to follow some rules and regulations. In the same way, our society also needs some laws for smooth functioning, and these laws are made by the government. Now, what is government? क्या है government? सरकार क्या है? The government is a body which is responsible for taking decisions for the welfare of the country. Government एक ऐसी body है जो डिसीज़न लेती है, निर्णय लेती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए डिसीज़न लेती है. उस बॉडी को हम कहते हैं गवर्नमेंट. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच गवर्न द कंट्री एंड प्रोवाइड facilities to their citizen. Now we will discuss some of the work done by the government. अब सरकार क्या क्या काम करती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन, इट टेक डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. फर्स्ट वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड इम्पॉर्टेंट वन इज टू टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. लोगों की भलाई के लिए काम करना, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, canals, setting up schools, hospitals, providing housing, water and electric facilities. Second one, government also play important role to stop crime in the society and maintain peace. Government का और क्या काम है? To stop crime in the society. Society में crime को ख़त्म करना and maintain peace. Nowadays, modern government also handles the social issues like dowry and also help poor people in our society and perform many welfare works for the people. कि आज की जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो सोशल इश्यूज़, सामाजिक जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको भी हैंडल करती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इज़ डाउरी, दहेज प्रथा. दहेज प्रथा को हैंडल करती हैं एंड हेल्प द पुअर पीपल इन आवर सोसाइटी. और हमारे समाज में जो पुअर पीपल हैं उनको हेल्प करती है, उनकी भलाई के लिए बहुत सारे काम करती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन. कि फॉरेन इन्वेजन से, विदेशी आक्रमण से अपने देशवासियों की रक्षा करना. फॉर दिस एवरी गवर्नमेंट मेंटेन देयर ओन आर्मी. Government also exchange their ideas with other nation to promote trade. व्यापार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करती है. गवर्नमेंट also help people during natural calamities like earthquake, cyclone, flood, etc. and provide important services like postal, railway, banking, etc. एक और इम्पॉर्टेंट वर्क गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अपने लोगों को नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हैं, साइक्लोन्स हैं, इस समय में हेल्प प्रोवाइड करती है. इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज देती है, सेवाएं देती है, जैसे पोस्टल, रेलवेज, बैंकिंग, एक्सेट्रा. गवर्नमेंट ऑल्सो चेक that the requirement of the citizen must be fulfilled. गवर्नमेंट ये देखती है कि जो भी नागरिक हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए. It take important decisions and implement them among all the people within a territory. Now, levels of government. गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर वर्क करती है जो हम आगे डिस्कस करते हैं.
Now to understand the levels of government with the help of an example, हम एक example की सहायता से इसे समझते हैं. Simply we take an example of school. हम एक school का example ले रहे हैं. A school having 2000 students being run by a principal alone and no one is there to help him. एक स्कूल है जिसमें 2000 स्टूडेंट स्टडी करते हैं एंड रन बाय अ प्रिंसिपल अलोन, और चलाने वाला कौन है? अकेला प्रिंसिपल है. एंड नो वन इज़ देयर टू हेल्प हिम, कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं है. विल द प्रिंसिपल एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट और ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट? कि क्या वो अकेले प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वो सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? इन दिस सिचुएशन बिकेम वेरी प्रॉब्लमेटिक. ऐसे समय में सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वर्क मस्ट बी डिवाइडेड. तो इस समय में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क मस्ट बी डिवाइडेड among various people like vice principal, teachers, peon, bus staff, office staff, etc. तो ऐसे समय में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? स्कूल में वर्क इज डिवाइडेड, काम को बांट देते हैं अलग अलग लोगों को. सम वर्क इज गिवन टू द वाइस प्रिंसिपल, सम वर्क टू द टीचर्स, द peon to the bus staff. In the same situation, the government has to look after the vast territory or area and to take decision on every issue. Hence, it became difficult for the government to solve the problems of all the citizens of the country. और इसी तरह से एक गवर्नमेंट एक पूरे कंट्री की देखभाल करती है. टेरिटरी मीन्स एरिया एंड टेक डिसीजन. तो गवर्नमेंट के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू गवर्न द कंट्री. पूरे देश को चलाना एक सरकार के लिए संभालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वो अपने सिटीजन्स के लिए ठीक से डिसीजन नहीं ले पाती. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन इंडिया द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड एट 3 लेवल. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द वर्क इज़ डिवाइडेड 3 लेवल्स. The national or central level, state level and the local level. हमने 3 लेवल पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया है. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल. द हाइएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द सेंट्रल लेवल विच इज रिलेटेड टू होल कंट्री. हाइएस्ट लेवल गवर्नमेंट का है कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किससे रिलेटेड है? होल कंट्री, पूरे देश से रिलेटेड है. द सेकेंड लेवल इज द स्टेट लेवल विच कवर्स द होल स्टेट. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट लेवल गवर्नमेंट. द थर्ड वन इज द लोकल लेवल गवर्नमेंट which works at village, town, city, etc. Example is municipal corporation, जिसे हम कहते हैं नगर निगम, और गांव में विलेज लेवल पे वर्क करती है ग्राम पंचायत. Now students, a diagram is given here, the level of Indian government. Now you can see the first highest level is the central government, then state government and then local government. Local government is again divided into 2 types, rural government and the urban government. रूरल गवर्नमेंट में वर्क करती हैं ग्राम पंचायत एंड अर्बन गवर्नमेंट लेवल पे वर्क करती हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. नाउ डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन. The important function of the government is to make laws, and everyone who lives in a country has to follow the laws. This we will understand by an example.
If a government makes a law prohibiting receiving dowry, the law enforced and made punishable. Without enforcing government decision, it has no importance. नाउ लेट्स अंडरस्टूड कि सपोज गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, कानून बनाती है, कि गवर्नमेंट कानून बनाती है प्रोहिबिटिंग रिसीविंग डाउरी, कि दहेज लेना बिल्कुल कानूनन अपराध है. तो गवर्नमेंट इस लॉ को इन्फोर्स करती है, लागू कराती है. विदाउट एनफोर्सिंग गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट इसे कानून नहीं बनाती, द डिसीजन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस, इसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है. नाउ पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लॉ एनफोर्समेंट procedure. If they feel that particular law is not being followed, they can go to the court. For example, a student is not getting admission in any school because of his or her color, economic condition or his caste. In such case, he or she can raise वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. कि सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है एंड ही इज़ नॉट गेटिंग एडमिशन इन स्कूल, किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ हिज कलर, बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट. इन सच केस ही कैन रेज हिज वॉइस और हर वॉइस, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और types of government. There are different forms of government in the world. Now in this chapter we will read about the different forms of government. अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती हैं सरकार, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. First is democracy. Now what is democracy? The government which is formed by the people, जो वो सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उस तरह की सरकार को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इन सच गवर्नमेंट पीपल चूज देयर ओन लीडर्स, इलेक्शंस आर हेल्ड इन विच पीपल वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? लोग अपने लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर खुद चुनते हैं. The elected people form the government and they take decision for the people. In our country, India also is having the democratic form of government. कि इंडिया में भी कौन से टाइप की गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. Now second one is monarch. In this form of government, rule is done by a single person, a king or a queen. Such type of government was commonly found in the ancient time. Second type of government is monarchical type of government. यहाँ पे रूल किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा या फिर किसी राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है. उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनार्चियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इस तरह की सरकार मोस्टली एंशिएंट टाइम में पाई जाती थी, बट still this type of government still exists in some countries such as Saudi Arabia and Oman. In this form, monarch has complete power to run the government and take decisions. Sometimes he consults with small group of people, but final decision is taken by the monarch. He or she is not answerable to the people for his or her decision. कि मोनार्चियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो राजा रानी के द्वारा शासन किया जाता है, समटाइम दे टेक द कंसल्ट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. कई बार वो लोगों से डिस्कस करते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन है टेकन बाय द मोनार्च ओनली, वो केवल मोनार्च के द्वारा लिया जाता है. और ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द पीपल फॉर हिज डिसीजन. उसे किसी को भी जवाब नहीं देना है कि क्यों उसने वो ऐसा डिसीजन लिया. दे आर फ्री टू टेक डिसीजंस. नाउ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल इज डन बाय अ पर्सन or a small group of people.
डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट में रूल किया जाता है या तो वन पर्सन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल. In this type of government, people play no role in the governance of the country. कि इस तरह की गवर्नमेंट में लोगों का कोई रोल नहीं होता, ना उनके इलेक्शंस होते हैं, ना लोगों को वोट का अधिकार होता है. कि इस तरह की गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट. Example is given here. As you can see, a picture is given here of Adolf Hitler of Germany was a important dictator. कि जो पिक्चर दिख रही है अडोल्फ हिटलर की है, ये अपने समय में जर्मनी के एक डिक्टेटरशिप शासक थे. नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? In a democratic country, people participate in the formation of government, either directly or indirectly. Democratic type of government में, as अभी मैंने आपको बताया कि democratic type of government में people participate in the formation, जनता participate करती है directly या फिर indirectly. They choose their representative by voting in the elections. These elected representatives take decisions for the welfare of the people. A government cannot call be democratic unless all its citizens exercise universal adult franchise. कि कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कही जा सकती जब तक वहाँ के जितने भी अडल्ट पीपल हैं उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड नहीं किया जाता. नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया एवरी सिटीजन हु इज़ 18 years और अबव हैज़ राइट टू वोट. इंडिया में हर एक नागरिक जो 18 years से अबव है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैज़ बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल टू गेट राइट टू वोट. एवरी अडल्ट पर्सन इन द सोसाइटी वॉज नॉट गिवन राइट टू वोट इन द अर्ली ईयर्स. कि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत लंबे समय तक लोगों ने स्ट्रगल किया राइट टू वोट को पाने के लिए, वोट का अधिकार पाने के लिए. पुराने समय में एवरी एडल्ट पर्सन वाज नॉट गिवन राइट टू वोट, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था. एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इंडिया बीन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 years. At that time, Indians also tried to participate in the governance, but their attempts were not encouraged by the Britishers. कि as we all know, Britishers were ruling India for almost 200 years. 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग शासन किया. और एट दैट टाइम इंडियंस वर स्ट्रगलिंग. भारतीयों ने भी बहुत कोशिश की कि वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, पर ब्रिटिशर्स ने उनकी जो मांगे थी उनको नहीं माना. सो इंडियंस गेट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस. तो इंडियंस जो लोग थे उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट मिला कब? आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1950. बिफोर इंडिपेंडेंस only few people had right to vote. Normally, the rich people, only male had right to vote. कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी हर किसी को, नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था. नॉर्मली जो रिच पीपल थे, अमीर लोग थे, और उसमें भी जो मेल पर्सन थे, जो मेल थे, उन्हें केवल राइट टू वोट था. वुमेन हु हैड नो प्रॉपर्टी were not allowed to vote. But after independence, Indian government took some important decisions and they introduced universal adult franchise. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू डिसीजंस लिए
और उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट को इंट्रोड्यूस किया 1950 में. Now students, as you see, a case study box is given here, which is about the women's suffrage movement. The right to vote for suffrage, as we understand today, was not given to all till very recent time. Women and poor people across the globe had to struggle for their voting rights. The movement of women to acquire voting rights is termed as a women's suffrage movement. Now, what is women's suffrage movement? As we have discussed, कि right to vote was not given to each and every person. हर किसी व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार नहीं था. Women and the poor people across the globe, पूरी दुनिया में जो women थी और poor people थे, they had struggle. उन्होंने बहुत संघर्ष किया for getting their right to vote. वोट देने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए. The movement of women to acquire voting rights, कि वो वुमेन्स ने अपने वोट के अधिकार को पाने के लिए जो मूवमेंट चलाए, जो आंदोलन चलाए फॉर गेटिंग देयर राइट टू वोट, इज नोन एज वुमेन सफरेज मूवमेंट. उन आंदोलनों को नाम दिया गया वुमेन सफरेज मूवमेंट. Women joined the workforce in large number during the First World War. Before that time, it was commonly held believed that a woman's main role was to look after the home at their family. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि वुमेन्स का जो रोल है वो क्या है, ओनली दे हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिली, केवल घर पर रहना है और अपने फैमिली को देखना. Politics and all the activities outside the home were left to the men, कि घर के बाहर के काम सारे men के थे. But during the war, the situation changed. Men were out fighting and the task of earning the bread fell upon the women. कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑल द मैन वर इन फाइटिंग, सारे जो मैन थे वो युद्ध से लड़ने के लिए चले गए और जो घर में कमाने की जिम्मेदारी थी वो औरतों पे आ गई. दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. दे वर इन्वॉल्व इन टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. पीपल रियलाइज दैट दे आर अननेसेसरली स्टीरियोटाइप्ड वुमेन एंड ट्रीटेड देम अनइक्वली. कि वुमेंस जो थी उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. दे स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, अलग अलग काम करने शुरू किए. देन पीपल रियलाइज, फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वुमेंस के प्रति जो उनका एक स्टीरियोटाइप थॉट था कि वुमेंस केवल घर का काम कर सकती हैं, वो जो थॉट था वो चेंज हुआ. एंड दिस उनका हम लोग उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, वुमेंस कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. Some women took up the courage to demand voting rights for all. Such women were known as suffragettes. Suffragettes कौन है? कि कुछ वुमेन जिन्होंने बहुत करेजियस थी, करेजियस मीन्स जो बहुत हिम्मत वाली औरत थी, औरतें थी, उन्होंने अपने लिए राइट टू वोट की डिमांड की कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और इस तरह की वुमेन्स को नाम दिया गया suffragettes. Finally, their efforts yielded results and the women were given voting rights in America in 1920 and in UK in 1928. At other places too, women struggled to establish democracy and introduce universal adult franchise. France, for example, gave voting rights for after the French Revolution in 1789. Only to those men over 25 years of age who owned property or were wealthy. कि वुमेंस, अमेरिका में वुमेंस को राइट टू वोट मिला 1920 में एंड यूके में 1928 में. इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस, वोटिंग राइट्स वर गिवन इन 1789. कि फ्रांस में 1789 में वोटिंग राइट्स दिए गए, लेकिन किसको दिए गए? ओनली द मैन ओवर 25 ईयर्स, कि जो मैन 25 ईयर्स से ज़्यादा एज के थे एंड हु आर हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन थी, उन्हीं को वोटिंग राइट दिए गए. वुमेन्स एंड मेन बिलो 25 ईयर्स एज वेल एज पुअर पीपल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट.
वुमेंस को जो वुमेंस को और जो पुअर मेन जो थे, जो गरीब आदमी थे, जो 25 ईयर्स से बिलो थे, उनको अभी भी वोटिंग राइट फ्रांस में नहीं दिया गया. It was only in 1946 that universal adult franchise was introduced in France. कि 1946 में फ्रांस ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया, यानी दे प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू ईच एंड एवरी person. Now I hope all of you understood the chapter.